प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के अध्यायों में हमने रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और उसके अनेक प्रावधानों के बारे में अध्ययन करा है। उसी के संदर्भ में आज हम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में किए गए मुख्य संशोधनों यानी अमेंडमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। 1935 में अधिनियम के लागू होने के बाद इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन समय समय पर किए गए, जहां प्रारंभ में 61 धाराएं अर्थात 61 सेक्शंस थे। उनमें से भी कई धाराओं को हटा दिया गया तथा प्रारंभ की 5 अनुसूचियों के स्थान पर वर्तमान में केवल 2 अनुसूचियां ही रह गई। संशोधन जो किए गए 1934 में, उनमें से प्रमुख संशोधन निम्न प्रकार हैं। 1948 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने से वह हिस्सेदारों का बैंक न रहकर पूर्णतः सरकारी बैंक हो गया। केंद्र सरकार ने हिस्सेदारों की समस्त अंश पूंजी स्वयं खरीद ली। द्वितीय, 1951 के संशोधन से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू हो गया और गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर को गवर्नर के सभी अधिकार मिल गए। कृषि बिलों की अवधि 9 माह से बढ़ाकर 15 माह कर दी गई। राज्य सहकारी बैंकों से भी रिजर्व बैंक द्वारा वे सब विवरण मांग सकने का अधिकार मिल गया जो वे अनुसूचित बैंकों से मांग सकते थे। 1953 के रिजर्व बैंक अधिनियम संशोधन से रिजर्व बैंक को राज्य सहकारी बैंकों की 16 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए तक के ऋणों का अधिकार मिल गया। 1955 के संशोधन से कृषि वित्त व्यवस्था हेतु रिजर्व बैंक को 2 विशेष कोष, एक राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन संचालन कोष और दूसरा राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष स्थापित करने का अधिकार मिल गया और इसकी स्थापना कर दी गई। 1956 के संशोधन से भारतीय मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त मितव्ययता एवं लोचता के उद्देश्य से उसकी धारा 32 सबसेक्शन 2 में नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ में यह कोष 515 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कि बढ़कर बाद में संशोधन द्वारा न्यूनतम कोष 2 कालांतर में संशोधन द्वारा 200 करोड़ रखा गया, जिसमें से 115 करोड़ रुपए स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखी गई। संशोधन से अधिनियम में धारा 37 अप्रभावी हो गई। नेक्स्ट, 1964 के संशोधन 1964 के अमेंडमेंट्स से सेक्शन 46 सबसेक्शन सी के अंतर्गत औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक साख दीर्घकालीन संचालन कोष स्थापित करने का अधिकार मिल गया। 1965 के संशोधन से रिजर्व बैंक को राज्य सहकारी बैंकों को भी अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। 1974 के संशोधन से देयताओं की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार किसी बैंक के कुल दायित्वों में से अगर ए भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक, बी कोई राष्ट्रीयकृत बैंक, सी कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक अथवा केंद्र सरकार
द्वारा कोई अनुसूचित अन्य वित्तीय संस्था के कुल दायित्वों को घटाने के बाद प्राप्त शेष राशि कुल देयता में गिनी जाएगी। 1977 में पारित संशोधन से रिजर्व बैंक को अतिरिक्त नकद कोष एडिशनल कैश रिजर्व रेशो CRR प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, किंतु 1966 में इसे समाप्त कर दिया गया था। धारा 45S के प्रावधान प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45S 20 मार्च 1997 के रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम की धारा 45S के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया। अधिनियम के द्वारा कुछ अपवादों को छोड़कर वर्तमान में अनिगमित निकायों को जमाएं स्वीकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार व्यक्तियों, फर्मों अथवा व्यक्ति समूहों का मुख्य कारोबार किसी भी योजना के तहत जमाएं प्राप्त करना और उधार देना होगा। यह कार्य बिना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गठन के नहीं कर सकेंगे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की धारा 2C में परिभाषित उद्योगों व कृषि कार्य में लगे लोगों को अधिनियम में छूट प्रदान कर दी गई है और वे जमाएं प्राप्त कर सकेंगे। विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम में परिभाषित 22 रिश्तेदारों से जमा लेने तथा उसे हर तरफ से उपयोग में लेने पर छूट जारी रखी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 2006 की प्रमुख बातें: नकदी आरक्षित निधि अनुपात CRR संशोधित संविदा के अंतर्गत देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी उच्चतम अथवा न्यूनतम दर के नकदी आरक्षित निधि अनुपात का निर्धारण कर सकता है। संशोधन के बाद रिजर्व बैंक को बैंकों के पास जमा शेष CRR पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेपो एवं रिवर्स रेपो दरें। संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह रेपो एवं रिवर्स रेपो के परिचालन तथा विदेशी प्रतिभूतियां समेत प्रतिभूतियों पर उधार दे सकेगा तथा उधार ले सकेगा। संशोधन रिजर्व बैंक द्वारा स्वयं किए जाने वाले कारोबार पर भी होगा, क्योंकि हाजिर सौदों में विक्रेता से क्रेता को सुपुर्द करने में और वायदा सौदों में अपने विक्रेता को वापस सुपुर्द में संशोधन से पहले प्राप्त रेपो का लेखांकन कानूनी व्याख्या के रूप में बिक्री अथवा खरीद के लेन देन के रूप में माना जाता था। वर्तमान में संशोधन के परिणाम स्वरूप रेपो और रिवर्स रेपो एक ही लेन देन के दो सौदों के रूप में परिभाषित करता है, न कि दो अलग अलग स्वतंत्र लेन देनों के रूप में। नेक्स्ट, मुद्रा एवं सरकारी प्रतिभूति बाजार। संशोधित अधिनियम का नया अध्याय तृतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों अथवा ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारण करने
और प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाले एजेंसियां मुद्रा बाजार, लिखित विदेशी मुद्रा, व्युत्पन्न अथवा उसी प्रकार के अन्य लिखितों के बारे में विनियमित करने, निर्देश देने और जानकारी मांगने तथा से सत्ताओं का निरीक्षण करने, जो कि रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधी अधिकार देता है। नए संशोधन के परिणाम स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किए जाने वाले व्युत्पन्न उत्पाद, यदि ये उत्पाद विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, ऋण अथवा इनका मिश्रित या इनमें से कोई भी रूप हो, तो रिजर्व बैंक की अनुमति वांछनीय होगी। संशोधन से पहले रिजर्व बैंक मुद्रा बाजारों और अन्य लिखतों के लेन देन को केंद्र द्वारा प्रायोजित शक्ति के अंतर्गत विनियमित करता था, परंतु अब उसे वर्तमान में सीधे अधिकार मिल गए हैं। नेक्स्ट, व्युत्पन्न अधिनियम में नए खंड जोड़े जाने से रिजर्व बैंक को व्युत्पन्न जमा दर, देशी एवं विदेशी प्रतिभूतियों दरों अथवा कीमतों के सूचकांक, विदेशी विनिमय दर, क्रेडिट रेटिंग अथवा सूचकांक, स्वर्ण अथवा चांदी की कीमतों तथा के बारे में कार्यवाही करने की शक्ति और अनुमति होगी। साथ ही साथ स्वर्ण अथवा चांदी की सिल्लियों, जैसा कि इसकी अंतर्निहित कीमत में परिवर्तन हो या परिवर्तनीय हो, के बारे में भी शक्ति की अनुमति होगी। संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लेन देन जिसको कानूनी वैधता मिलती हो, एक भी पक्ष रिजर्व बैंक को अथवा उसके विनियामक क्षेत्र से आने वाले कोई भी एजेंसियां हो, उनके द्वारा व्युत्पन्न वैधता प्राप्त होगी और इस एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इसे निपटाया जा सकेगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक अधिनियम में समय समय पर अनेक प्रकार के संशोधन किए गए और संशोधनों से रिजर्व बैंक काफ़ी हद तक परिष्कृत, व्यावहारिक एवं व्यापक हो गया है। इसके प्रावधानों से रिजर्व बैंक को अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा अधिनियम काफ़ी लोचतापूर्ण वाला बन गया है। रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से मूल्य स्थायित्व में मदद मिली है और रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के बैंक, अंतिम ऋणदाता के रूप में देश को एक सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था प्रदान करके विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है तथा सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की ओर एक अच्छा कदम बढ़ाया है। गैर बैंकिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियमन एवं नियंत्रण करके जमाओं में वृद्धि से तीव्र पूंजी निर्माण तथा साख विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 काफ़ी हद तक वर्तमान में हमारे देश के लिए बैंकिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उपयोगी सिद्ध हुआ है।